हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, DSSP, KBS, नवोदय, जिसमें भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और इसमें हम सरल से सरल भाषा में आपको समझाने के लिए नोट्स तैयार किया गया है और आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में कमेंट करिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको उस सभी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड ये चैप्टर के बारे में देखते हैं। कैसा रहा प्रारंभिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या था। ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक, ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक। उसके बाद आया बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। ये कब तक चला, 600 वर्षों से 12वीं शताब्दी तक। उसके बाद इन सभी शिक्षा के बाद आया मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, वो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद आया ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था और ये 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। और अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा व्यवस्था 1947 से अब तक चल रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। एक एक करके सभी शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। इसमें जितने भी शिक्षा व्यवस्था हैं, इन सभी शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक पीरियड एजुकेशन। प्रारंभिक भारतीय शिक्षा वेदों पर आधारित थी, जिसमें वेदों के आधार पर शिक्षण किया जाता था। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 1100 श्लोक हैं। मुख्य रूप से सूर्य देवता की उपासना की गई है इसमें, और गायत्री मंत्रों का उल्लेख है। अगला है यजुर्वेद। इसमें क्या है, यज्ञ, अनुष्ठान आदि धार्मिक कृतियों हेतु मंत्रों का उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद गद और पद दोनों विधाओं में है। ये क्या है, दोनों विधाओं में है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब आइए देखते हैं सामवेद। सामवेद इस वेद की ऋचाओं का स्वरूप संगीतमय लयबद्ध है और ये देवता सोम को समर्पित है। अब आइए अगला देखते हैं अथर्ववेद। इसमें जादू, तंत्र, मन, जादू टोना व गुप्त अनुष्ठानों का उल्लेख है। अब आइए देखते हैं हम शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा के, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा का अर्थ, संकुचित अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उसके भावी जीवन हेतु तैयार करना था। अर्थात शिक्षा के माध्यम से बच्चों में इस योग्यता का विकास कर दिया जाए ताकि अपने भावी जीवन के उद्देश्य जैसे रोजगार, सुरक्षा तथा सामाजिक तथा भावात्मक मूल्यों को प्राप्त कर सके। व्यापक रूप में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, भर्तृहरि के अनुसार विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। अब आइए देखते हैं विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, वैदिक युग में शिक्षा ग्राम से दूर घने जंगल में गुरुकुल में प्रदान की जाती थी, जिसमें गुरु तथा विद्यार्थी
एक साथ रहते थे। ठीक है। अगला, शिक्षा पूर्ण रूप से मौखिक थी, जिसमें गुरु विद्यार्थी को राजनीति, दर्शन, धर्म, युद्ध कला, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान करते थे। चूंकि गुरु और विद्यार्थी के मध्य पिता पुत्र का संबंध था, अतः विद्यार्थी स्व अनुशासन में रहते थे। ठीक है। अगला है, शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी तथा गुरु और विद्यार्थी के जीवन यापन हेतु कृषि और भिक्षावृत्ति करते थे। सभी स्त्रियों को पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अब आइए उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए पवित्रता का विकास करना, बच्चों को उसके भावी जीवन हेतु तैयार करना, बच्चे को उसके अंदर अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, नैतिक शिक्षा देना, शारीरिक शिक्षा देना, चारों आश्रमों पर आधारित जीवन यापन। अब आइए देखते हैं चार आश्रम कौन कौन से हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रम के बारे में देखते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अब आइए आगे देखते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों को क्षेत्र में शोध किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और 1500 से 1000 ईसा पूर्व की रचना हुई है। ठीक है। इसकी रचना कब हुई है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व रचना हुई है। ठीक है। वैदिक काल में ब्राह्मण काले हिरण के खाल, क्षत्रिय धब्बेदार हिरण के खाल तथा वैश्य बकरे की खाल का उपयोग शरीर के ऊपरी भाग को ढकने में करते थे। वेशभूषा को मेखला कहा जाता था। ठीक है। वेशभूषा को क्या कहा जाता था? मेखला कहा जाता था। वेद को संहिता कहा जाता था। ठीक है। वैदिक काल की विदुषी महिला विश्वारा, आपला, शाश्वती, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, सिक्ता, घोषा आदि थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः 2 चरणों में पूर्ण होती थी। एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 5 से 11 वर्ष और कितना अवधि था? 6 वर्ष की। और उच्च शिक्षा 10 से 25 वर्ष, अवधि 15 वर्ष की थी। प्रारंभिक शिक्षा में क्या था? सामान्यतः प्रारंभिक शिक्षा पुरोहितों से मुक्त होती थी तथा माता पिता व अन्य संबंधियों द्वारा प्रदान की जाती थी। प्रवेश क्या होता था? 5 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ के साथ प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चों के लिए विद्या आरंभ संस्कार होता था। ठीक है। और पाठ्यक्रम कैसा था? बच्चों को भली प्रकार से बोलने तथा लिखने का भली प्रकार से प्रयास कराया जाता था उन्हें, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण का अभ्यास कराया जाता था। लोक कथाओं के माध्यम से शिक्षा होती थी। कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से शिक्षा होती थी। अब उच्च शिक्षा प्रवेश कैसा होता था? 10 वर्ष की अवस्था में प्रवेश मिलती थी और प्रवेश के बाद उपनयन संस्कार के पश्चात ही क्या होता था? गुरुकुल या आश्रम में प्रवेश मिलता था। 10 वर्षों की अवधि से लेकर 25 वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक दी जाने वाली शिक्षा उच्च शिक्षा कहलाती थी। पाठ्यक्रम कैसा था? वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को इहलौकिक और पारलौकिक दोनों के शिक्षाएं दोनों प्रकार के शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, जिन्हें परा अपरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता था? परा धार्मिक शिक्षा, अपरा लौकिक शिक्षा दी जाती थी। परा में कैसी शिक्षा? वेद, वेदांग, दर्शन, ज्योतिष, पुराण की शिक्षा दी जाती थी। अपरा में लौकिक शिक्षा क्या होता था? युद्ध कला, शारीरिक शिक्षा, राजनीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। अर्थात वैदिक कालीन उच्च शिक्षा द्वारा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा देने के साथ ही भावी जीवन की समस्याओं हेतु तैयार किया जाता था। अब शिक्षण विधि कैसी थी? प्रवचन द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, शास्त्रार्थ द्वारा, वाद विवाद द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी।
शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो गुरुकुल, ऋषि आश्रम, खटिका, टोल, चरण, विद्यापीठ, मंदिर विद्यालय, परिशिष्ट विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उपाधियां कौन कौन सी थी? उपाधियां 4 उपाधियां थी। स्नातक, जो एक वेद के ज्ञाता होता था और उम्र कितना 12 वर्ष का, तो उसको स्नातक की शिक्षा मिल जाती थी। वसु, जो 2 वेद के ज्ञाता जो 24 वर्ष की उम्र तक प्राप्त कर लेते थे, उसे वसु का की उपाधि मिल जाती थी। रुद्र, जो 3 वेद के ज्ञाता होते थे और 36 वर्ष की आयु हो जाती थी, उन्हें रुद्र की उपाधि मिल जाती थी। और आदित्य, जो 4 वेदों के ज्ञाता होते थे, उन्हें 18 वर्ष की उम्र में 48 वर्ष की उम्र में उन्हें आदित्य की उपाधि मिल जाती थी। अब आइए देखते हैं वैदिक युगीन शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले प्रवचन विधि। शिक्षक के द्वारा किसी मंत्र का उच्चारण तत्पश्चात अर्थ सहित व्याख्यान किया जाता था। उच्च स्तर के बच्चों हेतु उपयोगी था। उच्चारण विधि में शिक्षक की इस विधि के अंतर्गत शिक्षक मंत्रों का उच्चारण करता था तथा बच्चे उसे स्वस्वर दोहराते थे। इस विधि के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को कंठस्थ कराए जाने पर जोर दिया जाता था। यह विधि प्रारंभिक स्तर के बच्चों हेतु उपयोगी थी। अगला, वाद विवाद। इस विधि का उपयोग सहपाठियों के मध्य विषय वस्तु के माध्यम मूल्यांकन एवं शोधन हेतु किया जाता है। वाद विवाद विधि का प्रयोग सामान्य ज्ञान स्तर वाले व्यक्तियों के मध्य किया जाता है। इस विधि बच्चे के चिंतन के स्तर को बढ़ाने के साथ ही उनके अंदर आत्मविश्वास की विकास करती थी। ठीक है, अगला है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य विचारों का आदान प्रदान, समस्या समाधान तथा जिज्ञासा की पुष्टि होती थी। आगे है वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं थी वैदिक काल में? गुरुकुल नगरों से दूर घने जंगलों से नदियों के किनारे स्थित होते थे। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत एवं स्वच्छ होते थे। गुरुकुल के अन्य भिन्न प्रकार थे। टोल क्या था? विद्यालय में एक शिक्षक तथा शिक्षक से संबंधित कुछ विद्यार्थियों का समूह टोल कहलाता है। शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा थी। चारण इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वेद के किसी विशिष्ट भाग का शिक्षण किया जाता था। चरण के अंतर्गत वेद के एक ही अंग की शिक्षा दी जाती थी। और घटिका क्या होता था? वह स्थान जहाँ उच्च कक्षा के बच्चों धर्म एवं दर्शन पर विचार विमर्श करते थे, घटिका कहलाती थी। अगला था विद्यापीठ क्या होता था? वह स्थान जहाँ दर्शन, व्याकरण तथा ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी, विद्यापीठ कहलाती थी। यह केंद्र व्यवहारिक शिक्षा से संबंधित था। अगला है विशिष्ट विश्वविद्यालय। अब विशिष्ट विश्वविद्यालय क्या होता था? तो ऐसे शिक्षण केंद्र जहाँ किसी विशिष्ट विषय की ही शिक्षा दी जाती थी, विशिष्ट विश्वविद्यालय कहलाती थी। अगला है मंदिर विद्यालय। तो मंदिर विद्यालय क्या है? ऐसी शिक्षण केंद्र जहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, मंदिर विद्यालय कहलाती थी। अब आइए ऋषि आश्रम। अगला है, देखते हैं अगला है ऋषि आश्रम। ऋषि आश्रम में क्या होता था? ऐसे शिक्षा केंद्र जो किसी विशिष्ट ऋषि द्वारा संचालित किए जाते थे तथा विद्यार्थी की संख्या अपेक्षाकृत कम होती थी, ऋषि आश्रम कहलाती थी। अब आइए देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र। कहाँ शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? तो मिथिला नगर मध्य भारत की राजधानी थी। धर्म, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आधुनिक समय में यह स्थान बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। अगला है तक्षशिला प्राचीन काल में धर्म, दर्शन, व्याकरण एवं ज्योतिष का प्रसिद्ध केंद्र था। आधुनिक समय में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। काशी, मथुरा, अयोध्या, कन्नौज, पंजाब, ये सब क्या थे? शिक्षा के उस समय के शिक्षा के वो
जगह थे, केंद्र थे। अब आइए देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा, जो 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतिम चरण को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस काल में आध्यात्मिक विकास के स्थान पर बाह्य आडंबरों तथा कर्मकांडों का जन्म हुआ। अगला नेक्स्ट है शिक्षा सभी के लिए एक समान न रह के राज पुरोहितों पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था इसी काल का देन है। इसके अंतर्गत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का जन्म हुआ। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना हुई। इसे सूत्रकालीन शिक्षा भी कहते हैं। अगला है इस काल में दर्शन के 6 शाखाओं सांख्य, कर्म, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांग का निर्माण हुआ। अगला है इस काल की शिक्षा संस्कारों पर आधारित थी। अगला है मनुष्य के समस्त जीवन को 16 संस्कारों में विभेदित किया गया था। पहला गर्भधान संस्कार, दूसरा पुंसावन संस्कार, तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार। अगला है अन्नप्राशन संस्कार, 8वां मुंडन संस्कार, 9वां कर्णवेधन और 10वां है उपनयन संस्कार, 11वां विद्यारंभ संस्कार और 12वां केशांत संस्कार, 13वां समापवर्तन संस्कार, 14वां विवाह संस्कार, 15वां विवाह अग्नि संस्कार और 16वां अग्निहोत्री। अब आइए एक एक संस्कार के बारे में जानते हैं। गर्भधान संस्कार, नर मादा युग्मकों के मिलने से भ्रूण का निर्माण गर्भधान संस्कार कहलाता है। अगला पुंसावन संस्कार, गर्भधारण के 3 महीने के पश्चात इस संस्कार को संपन्न कराया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रमुख उद्देश्य संतान को उत्तम संस्कार युक्त बनाना है। अगला सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भ के 6ठे माह या 8वें महीने में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत माता को उत्तम साहित्य, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है ताकि संतान में इन गुणों का विकास हो। अगला जातकर्म संस्कार, तो बच्चे के जन्म के पश्चात उन्हें रोग मुक्त रखने हेतु घी तथा शहद का सेवन कराया जाता, जिसे जातकर्म कहते हैं। अगला नामकरण संस्कार, नामकरण जन्म के 11वें दिन ज्योतिष के अनुसार नामकरण किया जाता है। अगला निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार क्या है? जन्म के 4थे व 6ठे महीने में यज्ञ व पूजन आदि के पश्चात संतान को सूर्य व चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। अगला अन्नप्राशन, 6 महीने के पश्चात बच्चे को अन्य को भोजन हेतु प्रयोग प्रारंभ किया जाता है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। आगे है मुंडन संस्कार, जन्म के पश्चात 1 वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। अगला है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार 10 या 11 वर्ष के आयु में इस संस्कार को संपन्न कराया जाता है, जिससे बच्चे को 3 सूत्र धागा जनेऊ धारण कराया जाता है। यह सूत्र ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इस संस्कार के पश्चात द्विज की संज्ञा दी जाती थी। अगला विद्यारंभ संस्कार, तो उपनयन संस्कार के पश्चात बालक गुरुकुल में विद्या ग्रहण प्रारंभ करते हैं, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अगला केशांत संस्कार, तो विद्या अध्ययन के दौरान बालक को केश रखने होते थे। विद्या ग्रहण समाप्त होने के पश्चात बालक का सिर मुड़वाया जाता था। अगला समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन से तात्पर्य वापस लौटना, पीछे मुड़ना। विद्या ग्रहण की अवधि पूर्ण होने के पश्चात गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से निभा सके। समापवर्तन के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके गुरुकुल से वापस घर लौट जाता था। ठीक है। अगला है विवाह संस्कार। विवाह में क्या होता था? विवाह होता था
विवाह अग्नि संस्कार क्या होते थे, फेरे लगते थे। और अंतोष्टि अगर मर जाने के बाद क्या होती है, अंतोष्टि। और कर्ण भेदन जन्म के 6 महीने से लेकर 9 महीने में कभी भी किया जा सकता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र उपाधि विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। अगला है पंचतंत्र, किसका है, आचार्य विष्णु शर्मा। हितोपदेश पंडित नारायण। गुण क्या है, परा धार्मिक व अपरा लौकिक शिक्षण द्वारा बच्चे के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास किया जाता है। अनुशासित दिनचर्या था होता है। व्यापक पाठ्यक्रम। अगला है पाठ्यक्रम एकांत व प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था, गुरु व शिष्य के मध्य पुत्रवत संबंध और शिक्षा के व्यापक अर्थ शिक्षा द्वारा बच्चे के भावी जीवन को सरल बनाना था। दोष क्या है, शिक्षा में रटने पे जोर, धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर, शिक्षा में धर्म जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव और शिक्षा व्यवस्था पर राजपुरोहित का वर्चस्व, एकाधिकार, स्त्री पुरुष की अवहेलना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।